ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज उपस्थित हूं मैं ग्रहण के ऊपर चर्चा लेकर के। 2016 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण है। वर्ष का जो सबसे पहला ग्रहण लगने वाला है वह है सूर्य ग्रहण। 9 मार्च 2016 को यह लग रहा है और भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा और साथ ही यह आंशिक सूर्य ग्रहण भी है। ग्रहण इस बार बहुत मैं देख रहा हूं कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार बहुत ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है ग्रहण मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नौ ग्रह हैं वह केवल 12 राशियों के बजाय सिर्फ 3 राशियों में सिमटे हुए हैं, जिसमें से जिस राशि पर ग्रहण लग रहा है वह है कुंभ राशि और कुंभ राशि में कुल 5 ग्रह उस दिन उपस्थित हैं। सूर्य है, केतु है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है। बाकी 2 ग्रह मंगल और शनि वृश्चिक राशि में है और वक्री गुरु और राहु की युति बनी हुई है सिंह राशि। तो 3 राशियों के अंदर ही सिंह, वृश्चिक और कुंभ में सारे ग्रह समाहित हैं। सूर्य ग्रहण एक दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि सूर्य केतु की युति कुंभ में बन रही है शनि की राशि में, और शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है और मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि के ऊपर। इसके प्रभाव से जबरदस्त अंगारक योग का सृजन हो रहा है और यह योग चूंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव करीब 30 से 45 दिनों के बाद तक बना रहता है और 15 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है, तो करीब करीब 2 महीने तक का समय किसी बड़ी आतंकवादी घटना के लिए, किसी बड़े भूकंप के लिए या कहीं जबरदस्त आगजनी के लिए संभावित है, क्योंकि इस योग में कोई न कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की पूरी संभावना बन रही है। 15 दिनों के बाद ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो इसका प्रभाव भी पड़ने ही पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा प्राकृतिक रूप से। राशियों के ऊपर तो प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता ही है। राशियों के ऊपर कई बार प्रभाव इसलिए भी कम हो जाता है कि अगर दशा अंतर्दशा किसी अच्छे ग्रह की चल रही है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर इसमें बहुत प्रतिकूल दशा अंतर्दशा होगी तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कौन कौन सा समय महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण चूंकि दिखाई दे रहा है इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी होगा और ज्योतिषी महत्व भी होगा। ज्योतिषी महत्व का मतलब राशियों पर प्रभाव, और धार्मिक महत्व का मतलब कि कब सूतक पड़ेगा और कब जो है ध्यान करना है। सूतक जो है उस दिन प्रारंभ हो जाएगा 9 तारीख को प्रातः 4:49 या 50 से। सूर्य ग्रहण जो है उस दिन प्रारंभ हो रहा है 5:45 बजे से, और सूर्य ग्रहण जो चरम पर होगा वह लगभग 7:30 बजे के आसपास होगा, और पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा 9:08 पर और सूतक समाप्त हो जाएगा 10:04 पर। तो जो पूरा सूतक का समय है वह 4:49 भोर से लेकर के 10:04 तक का रहेगा। ग्रहण के दौरान दान पुण्य यथाशक्ति आपको करना चाहिए, अच्छे कर्मों में रत रहना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को हमारा शास्त्र कहता है कि उस दिन बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सावधानी का मतलब मैं जो मानता हूं वही, जो पानी पीना या इन सब चीजों को, तो आप अन्न का ग्रहण भले ना करें, लेकिन दूध है, फल है, जूस है, जल है, इसका त्याग ना करें। आप इसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। दवा है, औषधि है, वो लें। हाँ, ग्रहण के दौरान पूरी प्रकृति संवेदनशील होती है, कोई भी घटना दुर्घटना उस समय आकार ले सकती है, तो उस समय सचेत रहना चाहिए, किसी बुरे कर्म में रत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समयों के अनुसार उन चीजों का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। अब प्रारंभ करता हूं मैं ग्रहण के प्रभाव का सभी राशियों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल बैठा हुआ है अष्टम भाव में शनि के साथ, और एकादश भाव में 5 ग्रह, एकादश भाव में आपके लिए यह ग्रहण लगेगा। पंचम भाव में गुरु राहु की युति है, 5 ग्रहों की दृष्टि और 2 ग्रह पंचम भाव में, यानी कुल मिलाकर 7 ग्रहों का प्रभाव एकादश और पंचम पर बनेगा मेष राशि के जातकों के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल ही यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वक्री है, सूर्य ग्रहण में है, चंद्र ग्रहण नहीं है, लेकिन चंद्रमा चूंकि पूर्वा भाद्रपद एक ही नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा है और केतु भी वहां विराजमान है, तो चंद्रमा ग्रहण जो भाषा सामान्य भाषा है ग्रहण, वह ग्रहण ना होते हुए भी चंद्रमा ग्रहण योग में है और अस्त है। साथ में बुध भी अस्त है। तो इतने ग्रहों का प्रभाव, राहु पूर्ण रूप से, बृहस्पति वक्री, तो गर्भवती महिलाओं के लिए समय किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए आप।
शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी यह समय देर से आपको फल देने वाला होगा, तुरंत परिणाम कोई नहीं मिलेगा। हाँ, धन के मामले में योग जबरदस्त बन रहा है, अचानक धन लाभ और बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको हो सकता है। तो आर्थिक मामले के लिए यह समय आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज या इस कर्ज वगैरह की स्थिति बनी हुई है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के लिए यह योग अच्छा नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो ग्रहण लग रहा है, यह लग रहा है दसम भाव में। दसम भाव में ग्रहण लगने के कारण पिता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद सचेत रहें। यदि पहले से कोई लंबी बीमारी उन्हें चल रही है तो कोई और बड़ी बात भी संभव है इस समय। उच्च अधिकारियों से सहयोग इस समय नहीं मिलेगा या वहां से कोई मनमुटाव या विवाद हो सकता है। साथ में पारिवारिक जीवन में भी कोई आपको कष्ट की अनुभूति होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि के लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पारिवारिक सुख में भी कमी मिलेगी। कार्य, व्यापार और कर्म के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान आपको रखना चाहिए। यदि अगर पहले से उनका स्वास्थ्य खराब है तो उस मामले में आपको और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के यदि जातकों की मैं बात करूं तो इस समय यह जो आपके लिए जो यह ग्रहण बन रहा है वह बन रहा है भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर ग्रहण बन रहा है। पराक्रम भाव पे वक्री गुरु और राहु की युति है और छठे भाव में मंगल और शनि है। तो कर्ज मुक्ति के लिए यह सर्वोत्तम समय है। कर्ज की मुक्ति मिथुन राशि वालों के लंबे समय के लिए चल रहा है। तो अचानक अच्छे धन लाभ का योग जो है वह बनेगा और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों के साथ यह संबंध बहुत अच्छा नहीं दिखाता है। आपकी सोच, आप प्रभावशाली रहेंगे इस समय, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके लिए काम बनेंगे, आपके प्रभाव बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन कोई गलत कार्य भी आपसे हो सकता है। इस मामले में आपको सतर्क रहना है। आप किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसी मनसा आपके अंदर बनेगी कि मैं किसी से बलपूर्वक, जबरदस्ती या एन केन प्रकारेण चीजों को अपने हासिल कर लूं। तो इस मानसिकता से आपको बचना चाहिए। साथ में अगर देखूं तो अचानक धन लाभ का तो योग है, तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चूंकि भाग्य स्थान पर ग्रहण दोष है तो अचानक भाग्य धोखा भी दे सकती है। तो थोड़ा सतर्क होकर के आपको धन आर्थिक फैसले जो है वो लेने चाहिए। इस मामले में थोड़ा सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। बहुत बड़े निवेश से, अति उत्साह में आपको निवेश से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों के लिए यह ग्रहण, सूर्य ग्रहण सबसे अधिक मुझे लग रहा है कि हानिकारक है। भैया आप बेहद और बेहद सतर्क आपको रहना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों का योग अष्टम भाव में बन रहा है। चंद्रमा आपके अष्टम में चला गया है, केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, अस्त है, अष्टम भाव में ग्रहण योग बन रहा है। चंद्रमा अष्टम में है, नदारद है, और ऐसी स्थिति में कहीं गंभीर चोट चपेट या रोग व्याधि का खतरा बनेगा। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है तो आपको बहुत अधिक सावधानी रहनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि यदि कर्क लग्न के आप जातक हैं, शनि, राहु या केतु की दशा चल रही है और कुंडली में भी लग्नेश कमजोर है तो ग्रहण से पहले महामृत्युंजय अनुष्ठान करा लें, अति उत्तम रहेगा। या रुद्राभिषेक तो कम से कम आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य और शरीर आपका ठीक रहे, आप कुशल रहें। बाकी धन अचानक आ सकता है। आर्थिक मामलों के लिए योग काफी अच्छा है। अचानक धन का बढ़िया योग बना हुआ है। छठी इंद्री बहुत जागृत रहेगी, पूर्वाभास होगा चीजों का। ज्ञान वृद्धि के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही संवेदनशील समय है आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो लग्न पर गुरु और वक्री गुरु और राहु की युति है और सूर्य ही पीड़ित है। सप्तम भाव में आपके ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव में ग्रहण लगने के कारण व्यापार में जबरदस्त हानि होने का योग बनेगा। आपको चाहिए कि आप कार्य व्यापार में संतुलित होकर के चलें। जीवन साथी के साथ विछोह का योग बन सकता है, किसी कारण से दूरी हो सकती है या आप साझेदारों के साथ जबरदस्त विवाद हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने साझेदारों के साथ संबंधों को बेहतर रखें और व्यापार में कोई बड़ा जोखिम ना लें। कम से कम 10 दिन पहले और 10 दिन बाद
तक 15 दिन बाद तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि सूर्य, चूंकि ये 9 मार्च को लग रहा है, तो सूर्य कम से कम यह राशि न छोड़ दे। सूर्य राशि छोड़ेगा 16-17 मार्च के बाद, तो कम से कम हफ्ते 10 दिन तक तो आप ग्रहण के बाद बिल्कुल ही कोई बड़ा निर्णय आप हफ्ते 10 दिन तक ना लें, उससे आपको बचना चाहिए। और बाकी मामलों में यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही, सुख का अभाव होगा। हाँ, ये एक बात जरूर है कि उच्च अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। जो आपके उच्च अधिकारी हैं, बड़े आपसे लोग हैं, आपके पिता हैं, इन लोगों से आपको कुछ सहयोग प्राप्त होगा, यह आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन पारिवारिक सुख में भी कमी नजर आ रही है। ग्रहण के कारण जो सबसे अधिक प्रभाव, जैसे मैंने कहा, वह व्यापारिक क्षेत्र में और जीवन साथी के साथ पड़ने वाला है आपके लिए। तो इन जगहों पे आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो यह योग बन रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव में आपके ग्रहण लग रहा है। छठे भाव में ग्रहण लगने के कारण आपके लिए यह अच्छा है, जब बहुत अच्छा है कई मामलों में। इस एक मामले में बहुत अच्छा है कि कोई भी अगर शत्रु बना होगा या कोर्ट कचहरी का कोई फैसला आने वाला होगा इस दिन या इससे एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद तक, तो वह लगभग आपके पक्ष में होगा। यह एक बहुत अच्छी बात है। कर्ज की स्थिति यदि लंबे समय से बनी हुई है तो उससे मुक्त होने का मार्ग खुलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई आपको स्किन से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड कोई चीज उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा अगर स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई कठिनाई है, लंग्स वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय इसकी समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन इसका जो ग्रहण का जो प्रभाव है वह आपके ऋण, रोग और शत्रु के लिए अच्छा है। रोग में तो चूंकि बहुत नहीं, लेकिन ऋण और शत्रु के लिए बहुत अच्छा है। आपका कहीं विवाद कोई पुराना है तो वह आपके पक्ष में सलटेगा, और यदि कोर्ट कचहरी से, जैसा मैंने कहा, फैसला भी आने वाला है तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए की जो महिलाएं हैं, अगर वो गर्भावस्था में हैं, गर्भ से हैं, बच्चा उत्पन्न होने वाला है, तो आपको कम से कम केवल ग्रहण के दिन ही नहीं, ग्रहण से 15 दिन पहले और ग्रहण के कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद तक बेहद सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि ग्रहण के तुरंत बाद भी ग्रह बहुत नजदीक रहते हैं। तो अगर ज्योतिषीय कोई गलती भी हो तो वो भी 10 दिन के अंदर वो चीजें आ जाएंगी परिणाम। तो हो सकता है कि ठीक ग्रहण के दिन कोई बात ना हो, लेकिन ग्रहण के हफ्ते 10 दिन आगे पीछे कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में 5 ग्रह बैठे हैं और पंचमेश जो शनि है वह मंगल के साथ है बैठा हुआ, दृष्टि भी नहीं है पंचम भाव पर। तो सभी शत्रु ग्रह लगभग उपस्थित हैं आपके पंचम भाव पर, तो आपको बेहद सावधानी। हाँ, बुद्धि और शिक्षा के लिए योग जबरदस्त बन रहा है, क्योंकि खूब बुद्धि शार्प रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप भाग लेने वाले हैं तो इस समय जबरदस्त सफलता मिल सकती है, क्योंकि सारे बुद्धि के ग्रह वहां उपस्थित हैं। ये केन प्रकार, हर प्रकार की बुद्धि आपकी इस समय उदय रहेगी, उदयस्त रहेगी। तो आपका जो छठी इंद्री है, जो आपकी सोच है, आपकी तर्क शक्ति है, आपकी वाणी है, यह खूब प्रभावशाली इस समय रहने वाली है। धन के मामले में भी मुझे लग रहा है कि योग काफी अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी संभलेगी। केवल और केवल संतान के मामले में यह स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। भाई लग्न और राशि में कंफ्यूज, लेकिन लग्न भी राशि होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो यह चतुर्थ भाव में यह ग्रहण दोष बनेगा। चतुर्थ भाव में ग्रहण लगने के कारण माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक सुख में कमी आएगी आपके परिवार में कोई आने वाले 10 दिन 15 दिन आगे पीछे कोई शोक संदेश भी आपको मिल सकता है, कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बनेगी। तो भाई थोड़ा पहले से ही तैयार रहिएगा और सचेत रहिएगा, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। दसम भाव भी आपका प्रभावित रहेगा, वहां पर भी कोई ना कोई कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, या हो सकता है आपका ट्रांसफर तबादला भी हो जाए। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए पराक्रम बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होगी, भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छा होगा, लेकिन बड़े भाई के साथ विवाद होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बड़े भाई के साथ संबंधों को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए। लेकिन यह ग्रहण का प्रभाव बहुत आपके ऊपर नकारात्मक नहीं पड़ने वाला है, बल्कि बहुत कई मामलों में बहुत अच्छा होगा। धन लाभ के लिए, उत्साह के लिए, पराक्रम के लिए यह चीज बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए।
तो कुल मिलाकर धनु लग्न के जातकों के लिए कोई विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है, ग्रहण लाभकारी ही रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न के लिए जातकों की यदि बात किया जाए तो मकर लग्न के जातकों के लिए भी यह योग धन के मामले में काफी अच्छा रहेगा। बहुत अधिक आर्थिक स्थिति में आपकी उन्नति होगी। हाँ, वाणी कुछ दूषित हो सकती है और छोटे भाई के साथ विवाद या छोटे भाई के कारण कोई कष्ट उत्पन्न आपके लिए हो सकता है, तो आपको उस मामले में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन धन के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय है। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपको अग्नि से भय हो सकता है, तो विद्युत उपकरणों से या आग से आपको उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। या जब ऐसी किसी कहीं कल कारखाने में आप काम करते हैं या कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां आग या बिजली के उपकरण हैं, या अपने घर में भी, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा सचेत रहिएगा। बाकी करियर के मामले में और धन के मामले में आपका लिए यह योग काफी अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह जो ग्रहण योग बन रहा है, यह आपके लग्न पर ही बन रहा है। आपके अगर राशि भी है तो राशि या लग्न पर ही यह बन रहा है, कुंभ लग्न में ही यह ग्रहण दोष उत्पन्न हो रहा है। यहां पर उत्पन्न होने के कारण और आपके शनि की स्थिति जो है वह, जो आपका लग्न है वह प्रभावित होने वाला है। मन विचलित रहेगा, आपका मन जो है वो डूबेगा, सिंक करेगा, आत्मबल में कमी आएगी, आपकी उत्साह जो है वह कम होगा, बुद्धि भी बहुत कुशाग्र नहीं रहेगी, निर्णय क्षमता इस समय काफी कमजोर हो सकती है आपकी। तो आपको चाहिए कि आप आने वाले समय में कोई बड़े बड़े निर्णय से आप बचें, कोई बड़े व्यापारिक सौदे या कोई कार्य या कोई बड़ी योजना को अमल देने या कोई बड़ा डिसीजन अपने करियर से संबंधित लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बुद्धि इस समय बहुत संतुलित नहीं रहेगी, मन भी कुछ विचलित होगा आपका, मन में उत्साह की आपके अंदर कमी रहेगी, आलस्य भी हावी हो सकता है या अनमने से हो सकते हैं, और यदि कोई मानसिक समस्या पहले से है तो वह इस समय बढ़ जाएगी। तो आपको या आपके परिवार के लोग या जो लोग भी सुन रहे हैं, यदि आपके घर में कोई कुंभ लग्न का जातक है और उसके को कोई मानसिक समस्या है, तो भाई थोड़ा सा उसका बेहद ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसकी समस्या इस समय बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए अचानक व्यय बहुत अधिक होगा, शत्रु परेशान कर सकते हैं और रोग की वृद्धि हो सकती है। तो आपके लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। अचानक धन हानि का योग बनेगा, स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है घर में, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, व्यय पर आपको नियंत्रण रखना है, रोग के प्रति आपको बेहद सावधान रहना है, क्योंकि कोई ना कोई रोग इसके आसपास 10 दिन आगे पीछे कोई उत्पन्न हो सकता है, या इस दौरान कोई रोग उत्पन्न हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में भी यह समय संवेदनशील है, कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, अपने निर्णयों पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, व्यसन से बहुत अधिक बचना चाहिए। तो यह था सभी राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव। ग्रहण में जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति अत्यंत ही संवेदनशील होती है और किसी भी कार्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आपको चाहिए कि आप इस दौरान बुरे कर्मों से बचें, व्यसन से बेहद दूर रहें और जितना हो सके अच्छा कार्य करें, मन में भाव अच्छा लाएं। यदि पूजा पाठ आप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कर्क लग्न के जातक, तुला लग्न की स्त्रियां, तुला लग्न की स्त्रियों के लिए, कर्क लग्न के जातक के लिए यह समय काफी संवेदनशील है। स्वास्थ्य के मामले में आपको चाहिए कि ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही आप महामृत्युंजय अनुष्ठान या रुद्राभिषेक आप करा लें। विशेष करके यदि मार्केज की दशा चल रही हो या कुंडली में भी खराब दोष हो तो आप निश्चय ही महामृत्युंजय अनुष्ठान करा लें, आपके लिए शुभ होगा। अब आगे मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। ईश्वर आपके साथ रहें, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः।